हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक या सेशन है, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन वीडियोस को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि जितनी भी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, वो आपको सबकी सब समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं 25 अक्टूबर करंट अफेयर्स। बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस की डेट आ चुकी है गाइस, कि 25 दिसंबर से 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में एफआरओ मेंस का पेपर होने जा रहा है। तो एफआरओ मेंस के लिए इस टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप सी के एग्जाम के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप सी की बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। ये इस टाइम पे प्राइम बैच है। जिस स्टूडेंट ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, वो उसकी सारी जितना भी उसका कंटेंट है, जितनी भी उसकी तैयारी है, बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर है 7665804421। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। GS2 से न्यूज़ आ रही है। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है इंदौर से, न्यूज़ आ रही है स्वच्छ सर्वेक्षण को लेके। तो उसमें कहना यह है कि छठे साल में भी वापस से इंदौर ने सबसे साफ शहर होने का जो अवार्ड है वो प्राप्त किया है। और एमपी की जो रैंक है वो नंबर 1 पे आई है। तो रैंकिंग क्लीनलीनेस अगर हम देखें तो टेबल लिस्ट कर रहा है टॉप 6 अर्बन लोकल बॉडीज एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हुआ है, और इंदौर ने वापस से रिटेन करा है टैग ऑफ इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, यानी कि जो इंदौर है वो सबसे साफ शहर रहा है। लगातार 6 सालों से इंदौर ही सबसे साफ शहर रह पा रहा है, और एमपी जो है नंबर 1 पे है। तो अगर देखें तो इंदौर की रैंक नंबर 1 है, सूरत नंबर 2 पर है, नवी मुंबई 3 पे है, विशाखापट्टनम 4 पे है, विजयवाड़ा 5 पे है और भोपाल 6 पे है। यानी कि 2 सिटीज़ मध्य प्रदेश के हैं, 2 सिटीज़ आंध्र प्रदेश के हैं टॉप 6 में, एक गुजरात का है और एक महाराष्ट्र का है। और अगर स्टेट की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जहाँ पे 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, तो सबसे नंबर 1 पे है एमपी, फिर दूसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। और अर्बन लोकल बॉडी जहाँ पे 100 से कम है अगर देखें, तो नंबर 1 पे त्रिपुरा, नंबर 2 पे झारखंड और नंबर 3 पे उत्तराखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि उत्तराखंड की रैंक नंबर 3 है, किसमें, जो 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसमें सबसे साफ राज्यों में अगर देखें तो उत्तराखंड अपना में बहुत साफ राज्य है। तो इंदौर हैज़ बीन एडजज्ड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो क्लीनेस्ट सिटी, सबसे साफ शहर जो कहा गया है, इंदौर को कहा गया है छठे साल में। वाइल एमपी इज़ द क्लीनेस्ट स्टेट, और एमपी जो है क्लीनेस्ट स्टेट है। सूरत सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है, देख चुके हैं। नवी मुंबई तीसरे रैंक पे आया है। फिर पॉपुलेशन कैटेगरी में देखें अगर 1 लाख से कम, तो पंचगनी और कराड़ जो है महाराष्ट्र से, वो उसको पहला और तीसरा स्थान मिला है। और जो पतन है छत्तीसगढ़ से, उसने सेकंड पोजीशन ली है। यानी कि अगर 1 लाख से कम की पॉपुलेशन वाले शहर देखें तो कराड़ शहर जो है, पंचगनी शहर जो है महाराष्ट्र का, उसको फर्स्ट रैंक मिली है। सेकंड रैंक मिली है छत्तीसगढ़ के पतन को, और तीसरी रैंक मिली है कराड़ को, जो कि महाराष्ट्र का है। फिर तिरुपति को बेस्ट सिटी अवार्ड मिला है सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी में। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। उत्तराखंड से आपको बहुत ध्यान रखना है कि हरिद्वार जो है उत्तराखंड को, उसको रिसीव किया है अवार्ड फॉर द बेस्ट गंगा टाउन इन मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन सिटी। कि 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में हरिद्वार जो है उत्तराखंड का, उसको बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला है। शिवामोगा जो है कर्नाटका में, उसको फास्ट मूवर सिटी अवार्ड मिला है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि किस शहर को कौन सा अवार्ड मिला है। इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे, बार बार इन वीडियो को अगर आप देखेंगे, या अगर आपके पास पीडीएफ है तो बार बार इस पीडीएफ को आप रिवाइज करके पढ़ेंगे, तो आपकी सब चीज़ें ध्यान रहेंगी।
द स्टेट अवार्ड्स सॉ एमपी इमर्ज एज द क्लीनेस्ट स्टेट इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। तो जहाँ पे 100 से ज़्यादा शहरी लोकल बॉडीज़ होती हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा वालों में एमपी जो है वो क्लीनेस्ट स्टेट है। फिर छत्तीसगढ़ रह गया पीछे, तो छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे आ गया है, रेलीगेटिंग छत्तीसगढ़ द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स टू सेकंड प्लेस। पहले छत्तीसगढ़ हुआ करता था पिछले 3 सालों से अगर हम देखें, लेकिन इस बार वो सेकंड नंबर पे आ गया है। महाराष्ट्र इमर्ज्ड एज द थर्ड क्लीनेस्ट स्टेट। महाराष्ट्र जो है तीसरा सबसे साफ शहर है। फिर त्रिपुरा को क्लीनेस्ट स्टेट मिला है 100 से कम वाली में। दूसरे नंबर पे झारखंड है, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है, ये हम देख चुके हैं। अवार्ड्स किसने दिए हैं? अवार्ड्स दिए हैं इस टाइम में हमारी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा अवार्ड दिए गए हैं एज पार्ट ऑफ द आज़ादीज़ एट द रेट 75, यानी कि आज़ादी के जो 75 साल हो गए हैं हमें, तो उसके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का जो अवार्ड दिया गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत, वो दिए गए। सरकार का कहना है कि 62% जो ग्रामीण घर हैं उनको टैप वाटर कनेक्शंस मिल गए हैं, यानी कि नल से जल स्कीम जो लाई जा रही थी सरकार के द्वारा, कि नल से जल जो है वो 62% लोगों को, घरों को मिल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अराउंड 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो घर हैं, है फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस, यानी कि पूरे तरीके से काम करने वाले वहाँ पर टैप वाटर कनेक्शन है, जहाँ पे टंकी से पानी आ रहा है, उनको पानी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ रहा। विद द प्रीमाइसिस अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कमीशन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो जो वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है, तो जल संसाधन की जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ये सर्वेक्षण करवाया गया टू एसेस द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स जल जीवन मिशन। तो सरकार का जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसकी फंक्शनिंग के लिए ये सर्वे करवाया गया था। जून में ये रिपोर्ट ने सेंटर को जो रिपोर्ट दी गई थी वो 52% की दी गई थी, और अब जो वापस दी गई है वो 62% की हो गई है। तो तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है और पौंडीचेरी है, यहाँ पर 80% घरों को मिल चुका है। लेकिन वाइल फ्यूअर देन हाफ द हाउस होल्ड्स इन राजस्थान, केरला, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, एमपी, मिजोरम, सिक्किम, उसमें कुछ कम कनेक्शंस हुए हैं, यानी कि कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु वाले जो राज्य हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गए हैं, 80% करीब, और फ्यूअर देन हाफ, यानी हम कहें कि 50% से थोड़े कम कनेक्शन मिल पाए हैं बाकी इन राज्यों में। तो इस वजह से टोटल फिगर जो है ओवरऑल वो 62% के आसपास पहुँच रही है। तो अगर आप इन फंक्शनल टैप्स को देखोगे तो टॉप 5 और बॉटम 5 स्टेट जो है और यूनियन टेरिटरीज जो है वो फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन के साथ देखें तो टॉप 5 स्टेट या यूनियन टेरिटरी देखें तो पौंडीचेरी में सबसे ज़्यादा 88% घर ऐसे हैं जिनके घर में नल से जल पहुँच रहा है। तमिलनाडु में 86 है, हिमाचल में 82 हैं, गोवा में 81 है और तेलंगाना में 80 हैं। और सबसे कम वाले स्टेट कौन कौन से हैं? राजस्थान में सबसे कम मिल रहा है 38% लोगों को पानी। फिर मणिपुर में 40% लोगों को पानी मिल रहा है घरों में, केरला में 40% को, अंडमान में 40% को और त्रिपुरा में 41% को मिल रहा है। तो ये इस टाइम की स्थिति है कि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में कितने लोगों को जो पानी है वो टंकी से मिल रहा है, जिससे कि उनकी पानी को लेके जो 3 या 4 घंटे उनके लगा करते थे, दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था और वहाँ से जो महिलाएं पानी लेके आती थी घरों में इस्तेमाल करने के लिए, उनका जो वो काम था, उनकी जो वो मेहनत थी वो सेव हो रही है। और अब वो उस टाइम को, जो वो टाइम उस चीज़ों में उनका वेस्ट होता था, उस टाइम को वो किसी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकती हैं। अ फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन इज डिफाइंड। अब एक फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन क्या है? यानी कि पूरी तरह से जो कार्यात्मक नल के द्वारा जो पानी आ रहा है, पानी का कनेक्शन है, उसका मतलब ये है कि 55 लीटर पानी पर पर्सन के हिसाब से पर दिन अगर उसको डेली मिल रहा है 55 लीटर पानी हर व्यक्ति के हिसाब से, अगर हर दिन घर के अंदर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ पे जो पानी का कनेक्शन है वो फुल्ली फंक्शनल है। क्लोज टू 3/4 ऑफ हाउस होल्ड रिसीव वाटर ऑल 7 days a week एंड 8% जस्ट वंस अ वीक। तो यानी क्या वो कह रहे हैं कि 3/4 यानी कि 75% लोग जो हैं, 75% घर जो हैं वो सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन पानी प्राप्त कर रहे हैं, और 8% लोग ऐसे रह गए हैं जिनको हफ्ते में एक बार पानी मिल रहा है, यानी कि धीरे धीरे उनकी जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी। ऑन एन एवरेज हाउस होल्ड्स गॉट वाटर फॉर 3 hours एवरी डे। तो एवरेज देखा जाए तो हर घर को 3 घंटे करीब पानी मिलता है। 80% रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स है पानी की वो पूरी हो पा रही है, जो टैप के द्वारा, टंकी के द्वारा पानी उनके घरों में आ रहा है, तो उनकी इससे जो ज़रूरत थी वो पूरी हो रही है, यानी कि लोग खुश हैं, ये सरकार बताना चाह रही है। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से और साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड मिक्स्ड न्यूज़ है ये, कि हैदराबाद और चीतास का अगर हम देखें
तो 2007 में भारत सरकार ने एक नई लैब बनाई थी, इसका नाम था लैब फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज लैकॉन्स, और ये हैदराबाद में बनी है। इस लैब का काम ये है कि ये जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो चुके हैं, यानी कि जो जानवर ख़त्म हो चुके हैं, अब नहीं हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं, उन जानवरों को वापस से अगर हम पैदा कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, अगर हम उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, यानी कि जीनोम्स की हेल्प से अगर हम उसको वापस से डेवलप कर सकें, तो वो काम करने के लिए इसको लैब को बनाया गया था। लैब्स एफर्ट टू सिक्योर जर्म प्लाज्म फ्रॉम इरानियन चीता कंसिडर्ड द क्लोजेस्ट जेनेटिक मैच टू इंडियन चीताज फॉर द ब्रीडिंग प्रोग्राम डिड नॉट सक्सीड। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि जो ईरान के चीता हैं वहाँ से, क्योंकि वो रिजेंबल करते हैं, क्लोजेस्ट जेनेटिक मैच है उनका, तो इंडियन चीतास को रिप्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करें, उनकी हेल्प ले लें। लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, वो उनका इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अल्टीमेटली हमने इस बार 2022 में 17 सितंबर को, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था, उस दिन हमने नामीबिया से 8 चीतास को लाकर भारत में रिलोकेट कर दिया गया। उनको कहाँ पे लाया गया है, कौन से नेशनल पार्क में लाया गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और वो नेशनल पार्क कौन से राज्य में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उस राज्य के, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन इंडिया रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। तो भारत ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो हो रही है, जो अगर हम देखें पूरे विश्व में जो गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है धरती का, तो उसमें भारत का क्या योगदान है और भारत उसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकता है, ये समझते हैं। यूएस का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसने ये पॉइंट आउट किया है कि सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब से औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई, जो कि 1800 में स्टार्ट हुई थी, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 निकला है, क्योंकि हमने फॉसिल फ्यूल्स बर्न करे हैं। यानी कि हमने का मतलब ये है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ आज हो चुके हैं, यानी कि USA, ग्रेट ब्रिटेन, उन जैसे देशों ने, वहाँ पे भी जो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस को रिलीज़ करवाया है, क्योंकि उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स जलाए हैं। एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ओजोन है, इनको एटमॉस्फेयर में छोड़ा है, जिसकी वजह से धरती की जो जलवायु है, अर्थ का जो क्लाइमेट है, वो क्या होता जा रहा है, वो चेंज हो रहा है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हैव इंक्रीज्ड बाय ओवर 40%। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का होना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से CO2 नहीं होगी तो धरती कुछ इस तरह से हो जाएगी जैसे दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडा हो जाएगा। लेकिन CO2 होने की वजह से एक कवर रहता है, इसमें क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो धरती पे रहती है, और उसके वजह से धरती पे अच्छे से गर्माई रहती है, जिससे कि लोगों का जो जीवन है वो सक्सेसफुल हो पा रहा है। तो अगर देखें तो 2000, अगर हम 1800 के आसपास देखें, तो 1800 के आसपास जो CO2 का लेवल हुआ करता था वातावरण में, वो 280 पार्ट्स पर मिलियन हुआ करता था, यानी कि 280 ppm हुआ करता था 18th सेंचुरी में, जो बढ़कर 2020 में 414 हो चुका है। ये जो ग्रीन हाउस गैस लेवल है बाय ओवर दीज 200 ईयर्स, तो 200 सालों के अंदर ही इतना ज़्यादा जो CO2 का लेवल है वो बढ़ गया है। अगर CO2 का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप मान के चलिए CO2 का काम है सूरज की रोशनी को ट्रैप करना, यानी सूरज की रोशनी को, सूरज की गर्माई को धरती में ट्रैप करना, रोकने का काम है CO2 का। जैसे जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा, अब आप समझ सकते हैं खुद, जैसे जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, धरती पे टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो जो धरती पे मौजूदा जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, और इसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ेगा। समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जो थोड़े निचले स्तर पर हैं, वो सब पानी में डूब जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे। जैसे कि सबसे बड़ा अगर आप एग्जांपल देखेंगे, छोटे छोटे आइलैंड्स तो हैं ही बहुत सारे, लेकिन एक बहुत बड़ा अगर हम देश की बात करें, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता वो पानी में डूबती जा रही है, समुद्र में वो डूबती जा रही है। तो अब इंडोनेशिया एक नई राजधानी बनाने जा रहा है उसके कालीमंतन जो उसका द्वीप है उसके ऊपर, क्योंकि जो उसका जावा द्वीप पे जो उसकी राजधानी है जकार्ता, वो डूबती जा रही है। इंडिया हैज़ 170 मिलियन पीपल इन 1800, यानी 17 करोड़ लोग रहते थे 1800 में, जो 1.4 बिलियन हो चुके हैं आज, यानी कि 140 करोड़ लोग हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत में 75 साल पहले ही स्टार्ट हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ। तो भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उससे पहले नहीं था, यानी कि भारत का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत नया है, और जो खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं वो भारत के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बहुत कम है। वो ब्रिटेन और USA और जो रशिया और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं,
उनके द्वारा जो किया गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, उनके देशों में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उससे बहुत ज़्यादा था। वाइल इट हैज़ हेल्प्ड इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी में तो कमी आई थी इसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट CO2 है, ग्रीन हाउस गैसेज है, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। FAO का कहना ये है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की साइट ये कहती है कि वी हैव अ रूरल पॉपुलेशन, कि भारत की रूरल पॉपुलेशन जो है करीब करीब 70% है, जिसका मुख्य काम एग्रीकल्चर है, खेती करना है। दिस गिव्स अस अ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ 275 मिलियन टन, तो 275 मिलियन टन हमारा इससे खाना भी मिलता है। भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? चावलों का, गेहूं का, शुगर केन का, कॉटन का, ग्राउंडनट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए कि भारत क्या है, भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? चावल का, गेहूं का, शुगर केन का, कॉटन और ग्राउंडनट्स का। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है इस चीज़ की वजह से कि भारत को अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना होगा फार्मिंग सेक्टर से, क्योंकि भारत का फार्मिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटेंसिव यूसेज है। फार्मर्स अब इसमें क्या कर सकते हैं? वो फार्मर्स अपने खेतों में सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसान इसको नहीं कर पाएंगे जब तक सरकार इसमें हेल्प नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर इसमें हेल्प नहीं करेगा किसानों की, तब तक किसान खुद से इसको नहीं कर पाएंगे। फार्मर्स कैन यूज सोलर पैनल्स इन देयर फील्ड्स, और इसकी वजह से वो डीजल जो इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर पंप को चलाने के लिए, यानी कि जो वो ट्यूबवेल चलाते हैं जिसके वजह से खेतों में पानी आता है, तो उसको चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल ना करके वो सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन फार्मर्स नॉट ओनली ग्रो राइस एंड वीट बट प्रोड्यूस अदर फूड ग्रेन्स एज वेल। अगर हम देखें तो 121 मिलियन टन हमने चावल उगाया है, 109 मिलियन टन गेहूं उगाया है 2020-21 में। हम और भी फूड ग्रेन्स उगाते हैं, जैसे कि मिलेट है, यानी कि बाजरा है, कसावा है, और भी बहुत सारे हैं। 12 मिलियन टन हमने मिलेट उगाए हैं हर साल, और अमाउंट जो मेज़ का जो उगाया है पर साल वो 28 मिलियन टन है। उसके बाद जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स में अब देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि गेहूं चावल का कंजम्पशन कम कर कर, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा, उसमें पानी की खपत ज़्यादा होती है, हम उसकी जगह जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, कोर्स ग्रेन्स हैं, हम उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, अगर हम कहें फैट भी ज़्यादा होता है, फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है चावल के मुकाबले। तो इससे क्या होगा कि गेहूं की रोटी अगर आप 1 या 2 खाएंगे तो आपकी बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी में आपका एक ही रोटी में आपका पेट भर जाएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो इस तरह से है, जिस तरह पेट कैसे भरता है जब हम खाना खाते हैं, जैसे जैसे फाइबर कंटेंट बॉडी में इंक्रीज हो चल जाता है तो आपका पेट भरने लगता है। तो अब जिसमें ज़्यादा फाइबर कंटेंट है उसको आप खाएंगे तो आपको कम क्वांटिटी में जल्दी आपका पेट भर जाएगा। तो ये हेल्दियर भी है कि हम मिलेट्स को इस्तेमाल करें चावल और गेहूं की बजाय, क्योंकि चावल और गेहूं में उतने न्यूट्रिशन नहीं है जितने किसमें हैं, मिलेट्स में है। और वीट जो है वो सुपीरियर है राइस से। अगर हम देखें तो चावल के बजाय आप गेहूं खाएं, और गेहूं के बजाय चाहें तो आप मिलेट्स खाएं, यानी कि बाजरा, रागी या ज्वार खाएं। India has about 20 to 39% vegetarians and 70% of the population eat meat, mainly chicken, mutton और fish. नेक्स्ट आता है मार्स रोवर ने सेडिमेंट्री रॉक्स प्राप्त करी हैं, फाइंड करी हैं मार्स पे। तो चाइना का जो जुरोंग रोवर है जो वहाँ पर घूम रहा है मार्स पे, उसने फाउंड किया है कि 2 ह्यूज फ्लड्स आए होंगे मार्स पे, जिसके वजह से वहाँ का जो लैंडस्केप है, वहाँ का जो स्थलाकृति है वो चेंज हो गई है, यानी कि जो वहाँ का जो परिदृश्य है वो चेंज हो गया है। सिंस मई लास्ट ईयर जुरोंग हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग यूटोपिया प्लैनेटिया, जो मार्स का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो यूटोपिया प्लैनेटिया है वहाँ पर वो जुरोंग जो है घूम घूम कर वहाँ पे उसको देख रहा है। फिर जो इमेजेस हैं रोवर्स की, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार फाउंड लेयर्ड पैटर्न्स अंडर द सरफेस विच आर मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कैरिड इन बाय 2 मेजर फ्लड्स अराउंड 1.6 बिलियन ईयर्स अगो। कैमल फेयर कहाँ लगता है? तो एनुअल एक कैमल फेयर लगता है जिसको भेड़ माता मेला कहते हैं। ये कैमल फेयर लग रहा है किसके हिल्स पे? सनोसारा हिल्स पे। एक ये छोटा सा गांव है भुज इन कच्छ, इन सितंबर। तो सितंबर में लगता है ये भुज में, जो कहाँ पे है? कच्छ में है। और कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात में लगता है भेड़ माता मेला। और ये किसके लिए है? ये ऊँटों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रबरीज जो है, जो रबाडीज़ हैं, ये क्या है? ये यहाँ पे नोमैड्स हैं, यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। तो रबारीज कच्छा ही इनको कहते हैं, क्योंकि कच्छ के रहने वाले हैं तो कच्छा ही इनको कहते हैं। तो रबरीज आर नोमैड्स
दैट फॉलो द रेन इन सर्च फॉर गुड पास्चर फॉर कैटल, यानी कि वो बारिश को फॉलो करते हैं, जहाँ जहाँ बारिश होगी वो अपना जो झुंड है ऊँटों का उसको वहाँ ले जाएंगे जिससे कि वो चर सके। गुड पास्चर फॉर कैटल ट्रैवलिंग ईस्ट फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान, तो गुजरात से राजस्थान की तरफ जाते हैं और कभी कभी उत्तर प्रदेश की तरफ भी वो आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है विशाखापट्टनम को ग्रेवयार्ड बताया जा रहा है सबमरीन्स के लिए कि वहाँ पे सबमरीन्स डूब जाती हैं, तो विशाखापट्टनम को ऐसा कहा जा रहा है। तो सिटी ऑफ विशाखापट्टनम, जिसको ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहा जाता है, वहाँ पे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है और 1000 साल से पुराना एक सिंहाचलम टेम्पल है। बट वन थिंग दैट हैज़ पुट दिस वंस स्लीपी फिशिंग टाउन इनटू द ग्लोबल मैप वाज द सिंकिंग ऑफ पाकिस्तानी नेवल सबमरीन PNS गाजी। तो 1971 में जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान वॉर या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रहा था, जिस टाइम पे बांग्लादेश को आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था, उस टाइम पे पाकिस्तान ने अपनी एक सबमरीन भेजी PNS गाजी, जिसके वजह से जो एक भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, उसको ख़त्म किया जा सके। तो INS विक्रांत BOB में लगा हुआ था, यानी कि बे ऑफ बंगाल में बीचों बीच डिप्लॉय किया हुआ था भारत सरकार ने, इंडियन नेवी ने, जिसके वजह से हम बांग्लादेश को कवर अप दे पा रहे थे। बांग्लादेश में जो लिबरेशन वॉर चल रहा था उसको हेल्प मिल रही थी भारत की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि जिससे कि उसका जो हिस्सा है ईस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश, वो अलग ना हो, तो उसने चालाकी से एक सबमरीन भेजी जिससे कि उसको उड़ाया जा सके INS विक्रांत को। लेकिन भारत सरकार ने, या भारत की अगर आप डिफेंस कहें तो भारत के डिफेंस ने उसको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया और भारत के डिफेंस ने उसको INS विक्रांत को भी बचाया और PNS गाजी को भी डुबो दिया। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि PNS गाजी क्योंकि वहाँ पे डूबी थी तो वो ग्रेवयार्ड बन चुका है। तो एवर सिंस 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है एंड अ मॉन्यूमेंट विक्ट्री एट सी, वो वहाँ पर इटर्नल फ्लेम वहाँ पे लगी हुई है, यानी कि एक ऐसी फ्लेम चल रही है जैसे कि जो हर समय वहाँ पे जलती रहेगी। नेक्स्ट आता है RBI ने ये एक्सपेक्ट किया है कि इन्फ्लेशन अगले साल गिर सकता है क्योंकि सप्लाई शॉक में ईज आएगा। अब RBI अगले साल का बता रहा है, इस साल का तो उस पर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो अगले साल का कह रहा है कि 5.2% अगर RBI कह रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे इन्फ्लेशन 5.2% रहेगा। इस बार तो वो 7% से कम कर ही नहीं पाए हैं। नेक्स्ट आता है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस, ये जर्मनी को जो गैस है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है रशिया से। तो 4 लीक पाए गए हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में। अब ये कहा जा रहा है कि ये लीक्स के वजह से क्या हो रहा है कि उसमें गैस आनी बंद हो गई है और जर्मनी में जहाँ पे अब सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, इस टाइम पे जो गैस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो 4 लीक मिले गए हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में लिंकिंग रशिया एंड यूरोप 26 सितंबर से। 2 लीक्स तो स्वीडिश वाटर में है, यानी कि स्वीडन के पानी में है, यानी कि जिससे कि पानी में समुद्र के नीचे जो है वहाँ पे बुलबुले उठते दिख रहे हैं। वाइल दी अदर 2 वर रिपोर्टेड फ्रॉम डेनिश वाटर्स, तो डेनमार्क के पानी से भी 2 छेद मिले हैं। तो $7.1 बिलियन की ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन है। ये 2011 से कार्यरत है, 2011 से काम कर रही है और लार्जेस्ट सिंगल सप्लाई रूट है रशियन गैस का यूरोप में। रशिया से सीधा यूरोप में गैस आ रही है इस पाइपलाइन की मदद से। रशिया की जो गैस कंपनी है गैसप्रॉम, उसका मेजॉरिटी ओनरशिप है पाइपलाइन में, वाइल इट वाज रनिंग एट जस्ट 20% ऑफ इट्स कैपेसिटी सिंस द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बिगेन। यानी कि अगर हम देखें तो उस पाइपलाइन की जो कैपेसिटी है उससे मात्र 20% कैपेसिटी पे ये सिर्फ काम कर रही है इस टाइम पे। सितंबर में देखा जाए तो अर्ली सितंबर में अगर हम देखें तो गैस का जो फ्लो था पूरा का पूरा कट कर दिया गया। 40% यूरोप की पाइपलाइन कहाँ से आ रही है? 40% ऑफ यूरोप पाइपलाइन गैस केम फ्रॉम रशिया बिफोर द वॉर। तो रशिया में 40% से ज़्यादा जो आ रहा था पहले रशिया से आ रहा था और अब मात्र 9% आ रही है। कंस्ट्रक्शन जो है $11 बिलियन की नॉर्ड स्ट्रीम 2 वॉज कम्प्लीटेड इन 2021। पहले 2011 में 2010 में नॉर्ड स्ट्रीम 1 कंप्लीट हुई और अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन तैयार हो रही है। इनका मुख्य काम क्या है? रशिया से नेचुरल गैस लेके आनी है यूरोप के अंदर। Even though both pipelines were not running commercially, they had millions of cubic meter of gases stored in them। अगर आप देखें तो इस टाइम पे ये दोनों जो पाइपलाइंस हैं ये चल नहीं रही हैं, यानी कि इनसे प्रोवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि सितंबर के बाद से बंद हो गया प्रोवाइड होना। लेकिन अगर हम देखें तो कितने ही, अगर आप देखें तो मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर गैस अभी भी इन पाइपलाइन में क्या है? स्टोर्ड है। और 4 जो लीक मिले हैं उसकी वजह से वो गैस जो है वो वापस से रिलीज हो रही है।
नेक्स्ट देखें मिलेट्स की अगर हम बात करें तो मिलेट्स अपने आप में प्रोटीन के, फाइबर के, मिनरल, आयरन, कैल्शियम के बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका बहुत कम होता है। भारत एक मेजर प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, जिसमें 80% से ज़्यादा एशिया का प्रोडक्शन है, कि एशिया के प्रोडक्शन में 80% जो प्रोडक्शन है मिलेट्स का वो भारत में है, 20% ग्लोबल प्रोडक्शन में आता है। इंडिया की जो एवरेज यील्ड है मिलेट्स की वो 1239 kg पर हेक्टेयर है, जो कि ग्लोबल एवरेज यील्ड से ज़्यादा है। यानी कि अगर हम वैश्विक यील्ड देखें, वैश्विक उपज देखें तो 1229 किलो पर हेक्टेयर है, भारत में 1239 किलो है पर हेक्टेयर। जो मेजर मिलेट्स क्रॉप जो इंडिया में उगती हैं, जैसे कि पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा है, उसका 61% शेयर है। फिर ज्वार का 27% है, जिसको सोरगम भी कहते हैं। और फिंगर मिलेट यानी कि जो मंडुआ का आटा होता है या रागी जो होता है वो 10% है। भारत ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी सेलिब्रेट किया था 2018 में, और अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आने वाला है 2023 में, जिसको संयुक्त राष्ट्र जो है वो क्या करेगा, स्पॉन्सर करेगा। MOU साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल में और ILO के बीच में, यानी कि इंटरनेशनल लेबर यूनियन के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, फॉर अडॉप्टिंग दी इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड्स। तो एक इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड्स हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए एक MOU साइन किया गया है। तो इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड्स क्या होते हैं? ये डेटा शीट्स हैं इंटेंडेड टू प्रोवाइड असेंशियल सेफ्टी एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑन केमिकल्स कंसाइजली, यानी कि केमिकल्स पे, यानी कि जो रसायन होते हैं उन पे एक आवश्यक सुरक्षा और स्वास्थ्य जानकारी संक्षिप्त रूप से हम प्रदान कर दें, उसके लिए इसको अपनाया जाता है। प्राइमरी एम क्या है इस कार्ड्स का? प्राइमरी एम है टू प्रमोट द सेफ यूज़ ऑफ केमिकल्स इन द वर्क प्लेस, कि हम जो हमारा जो काम करने की जगह है, कार्यस्थल है, वहाँ पे हम केमिकल्स का सेफली इस्तेमाल कर सकें। मेन यूजर्स आर वर्कर्स एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। जो इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड्स हैं विल बी यूज्ड बाय द डिपार्टमेंट टू डिसेमिनेट द एप्रोप्रिएट हजार्ड इंफॉर्मेशन ऑन केमिकल्स एट द वर्क प्लेस इन एन कॉम्प्रिहेंसिबल और ईजी मैनर में। अगर अब तक देखें तो 1784 जो केमिकल सेफ्टी कार्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं। ICSCs आर डेवलप्ड बाय द WHO, ये WHO के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, और ILO विद कॉपरेशन ऑफ द यूरोपियन कमीशन। यानी कि ये किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं? जो केमिकल सेफ्टी कार्ड हैं ये किए गए हैं WHO, ILO और यूरोपियन कमीशन ने इनमें हेल्प की है। ये जो कार्ड्स हैं हेल्पफुल हैं किस चीज़ के लिए? डिसएमिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट हजार्ड इन्फॉर्मेशन। देखिए हर केमिकल में अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, तो किस केमिकल को किस तरह से हैंडल करना है, किस केमिकल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, और आप उनको जो आपका कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, उस पर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो भी उसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कुकिंग कोल मिशन टू मीट द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग कोल। तो डोमेस्टिक यानी कि जो घरेलू हमारी कुकिंग कोल की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है कुकिंग कोल मिशन। टारगेट ये है कि हम 140 मिलियन टन रॉ कुकिंग कोल प्रोड्यूस करेंगे। कब तक? 2030 तक ये टारगेट है। ये आपको ध्यान रखनी है फिगर से, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको ध्यान रखनी होती हैं। कभी कभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में ये सवाल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि भारतीय साइंटिस्ट ने दुनिया का पहला लोकोमोशन ट्रायल करा है डीप सी माइनिंग सिस्टम में, यानी कि जो सेंट्रल इंडियन ओशन है, केंद्रीय या जो हिंद महासागर का केंद्र है, वहाँ पे हम देखें तो 5270 मीटर की गहराई पे, यानी कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा समुद्र की गहराई के अंदर जाने पे वहाँ पर एक डीप सी माइनिंग सिस्टम का ट्रायल किया है। ये पहली बार हुआ है पूरी दुनिया में। तो गाइज़ ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसमें कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।